नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित एमसीक्यूज आपके लिए लाए हैं। इसमें 50 एमसीक्यूज शामिल हैं और ये एमसीक्यूज से संबंधित हमारी 8वीं क्लास है, जिसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा संबंधी विषयों को लेकर कंबाइनली एमसीक्यूज है। तो बिना देरी के चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास का तात्पर्य क्षमता के विकास से है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। दूसरों के साथ सहयोग करना और समायोजन करना, बी दूसरों में रुचि लें, सी दोस्त बनाओ और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्षमता के विकास से है, जिसके अंतर्गत दूसरों के साथ सहयोग करना और समायोजन करना, दूसरों में रुचि लेना और दोस्त बनाना सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन है आपको, ए है अप्रैल 2013, बी जनवरी 2013, सी मई 2012 और डी सितंबर 2012। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अप्रैल 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया, तो आपको बताना है कि कब लागू किया गया है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए 1992, बी 1995, सी 1999 और डी 2017। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2017। 2017 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, एचआईवी वायरस की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपलब्ध है? इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए पश्चिमी धब्बा परख, बी एलिसा परीक्षण, सी फ्लोसाइटामेट्री और डी रक्त संस्कृति। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिसा परीक्षण। तो दोस्तों, जब भी एचआईवी हो जाता है तो एचआईवी पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके लिए एलिसा परीक्षण होता है। इसका मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, और इस टेस्ट में एचआईवी के पॉजिटिव या नेगेटिव पक्ष को देखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एचआईवी भी फैल सकता है, तो एचआईवी कैसे फैल सकता है बताना है। ऑप्शन ए पानी बांटने से, बी संक्रमित बूंदों से, सी सुइयां साझा करने से और डी चुंबन करने से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुइयां साझा करने से। अगर किसी एचआईवी पीड़ित को कोई सुई लगाई गई है और उसी सुई से किसी सामान्य व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में एचआईवी फैल सकता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? ऑप्शन दिया है, ए जॉन लॉक, बी एविसेना, सी डार्विन और डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जॉन लॉक और एविसेना, यहाँ पे बी गलती से लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एविसेना, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही शिशु के मस्तिष्क को कोरी स्लेट कहा था। रिक्त स्लेट या टेबुला रासा के नाम से जॉन लॉक के द्वारा इसे कहा गया था कि शिशु का मस्तिष्क जो है रिक्त स्लेट की तरह होता है या टेबुला रासा की तरह होता है, जिसमें जिस तरह से लिखा जाए लिखाया जा सकता है। और जॉन लॉक एक अंग्रेज दार्शनिक थे और चिकित्सक भी थे। वहीं एविसेना एक इस्लामिक दार्शनिक थे और उन्होंने भी शिशु के मस्तिष्क को कोरी स्लेट माना था। अगला प्रश्न देखेंगे, आप किस अवस्था में माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हैं? यहाँ आपसे तात्पर्य बच्चों से है या व्यक्तित्व से है। ऑप्शन ए है शैशवकाल, बी किशोरावस्था, सी बचपन की अंतिम अवधि और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था में जब काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन शरीर में आने लगता है, मानसिक रूप से और हार्मोनल चेंजेस सब होता है, तो उस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का, बी भावनात्मक विकास का, सी सामाजिक विकास का और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा का विकास जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है बौद्धिक विकास का। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है
पावलो, बी टॉलमैन, सी थॉर्नडाइक और डी स्किनर। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्किनर। इन्होंने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो एक विद्वान है अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है बताना है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत और डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी समाज के बारे में सीखना, समाज से सीखना। अगला प्रश्न, HIV वायरस के लिए विंडो अवधि क्या है। ऑप्शन दिया है, ए 6 से 12 सप्ताह, बी 2 से 6 सप्ताह, सी 3 से 12 महीने और डी 12 से 13 दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 12 सप्ताह HIV वायरस के लिए विंडो अवधि होती है। अब यहाँ विंडो अवधि को थोड़ा समझ लेते हैं। सामान्य HIV रक्त परीक्षण किया जाता है, उसमें मानव शरीर में जो एंटीबॉडी उपस्थित होती है उसका पता चलता है, जो संक्रमण के बाद शरीर में पता लगाने योग्य मात्रा में बनने के लिए 6 से 12 सप्ताह का समय लग जाता है। इस अवधि को ही HIV वायरस के लिए विंडो अवधि या विंडो पीरियड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके माध्यम से सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन ए अलगाव, बी निष्क्रियता, सी परस्पर क्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है परस्पर क्रिया। परस्पर क्रिया के माध्यम से सामाजिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना इनमें से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं को रोजगार, बी पूरक शोषण, सी टीकाकरण और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एकीकृत बाल विकास योजना जो है महिलाओं को रोजगार, पूरक पोषण, टीकाकरण सभी देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन इसमें गिवन है, विद्वान के नाम है, ए मिस हेलेन पार्कहर्स्ट और बी मॉन्टेसरी, सी अल्बर्ट बंडूरा और डी सिगमंड फ्रायड। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने इसे सॉल्व किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बोनफ्रेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत किस पर बल देता है। ऑप्शन ए जैविक परिप्रेक्ष्य पर, बी संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य पर, सी पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर और डी मनोलैंगिक परिप्रेक्ष्य पर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर। ब्रोनफेनर द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर बल देता है। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है, तो इसमें बालक के अधिकार बताना है आपको। ऑप्शन ए है 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत बाल अधिकार है। बी है 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बाल अधिकार। और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, तथा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालकों के अधिकार में क्या क्या शामिल है आपको बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत बाल अधिकार भी शामिल है। साथ ही 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बाल अधिकार भी इसमें शामिल है। दोनों ही इस अधिनियम में समाहित कर लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी प्रोटीन्स के संश्लेषण को प्रेरित करने वाली श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सहायक या प्रेरक टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं, सी मास्ट कोशिकाएं और डी मोनोसाइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिरक्षी प्रोटीन्स के संश्लेषण को प्रेरित करने वाली श्वेत रुधिर कणिकाओं को सहायक या प्रेरक टी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है 1975, बी है 1986, सी 1974 और डी 2005। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1974।
यहाँ बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति यानी राष्ट्रीय बाल नीति जो है वो 22 अगस्त 1974 को इसे अपनाया गया था और इस नीति के अनुसार बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए राज्य को जरूरी सेवाएं देना चाहिए, ऐसा अनुबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, एचआईवी विषाणु का सबसे बाहरी खोल किससे बना होता है? ऑप्शन ए लाइपोप्रोटीन, बी एचआईवी प्रोटीन लिफाफा, सी एमिनो प्रोटीन और डी GP160 प्रोटीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एचआईवी विषाणु का जो सबसे बाहरी खोल होता है वो लाइपोप्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए गार्डनर, बी पियाजे, सी वेस्लर, डी एरिक्सन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्डनर। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था। इसके अनुसार बुद्धि एक सामान्य गुण न होकर कई तरह की होती है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये एक अमेरिकी विद्वान थे, इन्होंने 1983 में यह सिद्धांत लाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास हो सकता है, तो विकास किस किस का हो सकता है बताना है। ऑप्शन ए शारीरिक, बी सामाजिक, सी बौद्धिक और भावनात्मक और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विकास इन सभी का हो सकता है यानी शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का पालन पोषण अभ्यास आदर्श है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी अतिरक्षी, सी वर्जनाहीन और डी असंलग्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक, यानी बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक प्रकार का पालन पोषण अभ्यास एक आदर्श अभ्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है ए एरिक्सन, बी फ्रायड, सी कोहलर और डी वाटसन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरिक्सन। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने दिया है। अगला प्रश्न है, पूर्व पारंपरिक एवं पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताना है आपको। पूर्व पारंपरिक और पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन। ऑप्शन ए है फ्रायड के मनोलैंगिक मन कामुक सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन बी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के द्वारा, सी है कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के द्वारा और डी है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के द्वारा पूर्व पारंपरिक और पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपको ए 7 फरवरी, बी 7 मार्च, सी 7 अप्रैल और डी 7 मई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और ये 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के संविधान के लागू होने के साथ ही मनाना आरंभ हो गया था। हर बार इसकी नई नई थीम आती है, तो 2024 में इसकी थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जाबली योजना से समाज को क्या लाभ मिला? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित योजना है, आपको बताना है। ऑप्शन ए महिलाओं का वेश्यावृत्ति से बाहर आना, बी महिलाओं को यौन संक्रमित बीमारियों के प्रति जागरूकता प्राप्त होना, सी महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह योजना 1992-93 में स्टार्ट हुई थी। इसमें वेश्यावृत्ति में जो संलिप्त महिलाएं हैं उनको इससे बाहर निकालना था, साथ ही उनमें जो यौन संक्रमित बीमारी हो रही थी उसके प्रति उनको जागरूक करना था, साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। तो ये सभी कारण सभी जो लाभ हैं वो जाबली योजना से मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक शरीर को आकार देते हैं। तो इसमें कुछ कारक दिए हैं, आपको बताना है इनमें से किसके अलावा बाकी सभी शरीर को आकार देते हैं। ऑप्शन ए शिक्षा की गुणवत्ता, बी शारीरिक संगठन, सी पौष्टिकता की गुणवत्ता और डी जलवायु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक शरीर को आकार देते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
लॉन्स कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो ये किस नैतिक विकास के चरण को बताता है, ये आपको बताना है। ए है उत्तर प्रथागत, बी है अमूर्त संक्रियात्मक, सी प्रथापूर्व और डी प्रथागत। तो दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। इसके अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए हुवर बेंत के द्वारा, बी कृतिमांगों के द्वारा, सी आर्थोमेटिक यानी अंग को सहारा देने वाले यंत्र के द्वारा और डी स्नेलन चार्ट के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्नेलन चार्ट के द्वारा। दृष्टि तीक्ष्णता को स्नेलन चार्ट या नेत्र परीक्षण चार्ट के नाम से जाना जाता है। यह मापन संख्यात्मक अंशों में होता है, जैसे कि 20/20 या 20/40 या 20 इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। अगर इसमें मापन 20/20 आता है तो ऐसी दृष्टि को सामान्य दृष्टि की तीक्ष्णता कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिगप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिगप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, बी समान प्रतिमान का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी निरंतर विकास का सिद्धांत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास के सिद्धांत में अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं, जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगताओं को 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए बौनापन, बी कुष्ठ रोग, सी एसिड अटैक पीड़ित और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं 21 प्रकार की दिव्यांगता का जब दायरा बढ़ाया गया उस दौरान बोनापन, कुष्ठ रोग और एसिड अटैक सभी को शामिल किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 4%, बी 5%, सी 7% और डी 10%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षणिक संस्थान या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में दिव्यांगों के लिए 4% का आरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए है अस्पृश्यता का अंत, बी लिंग जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध, सी विधि के समक्ष समता और डी है मातृभाषा में शिक्षा। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं इसका उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहा गया है, यानी छुआछूत के खत्म करने के बारे में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है आपको, ए 7 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 7 मई और डी 7 जून। दोस्तों ये रिपीट वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते हैं। सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, तो इस अधिनियम के अनुसार क्या है, व्यसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष से भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बी जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी वाला काल होता है। सी जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
विकास एक अधिनियम है। विकास का प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि यानी जब शारीरिक परिवर्तन आना आरंभ होते हैं का जो काल होता है सबसे अधिक दुखी वाला काल होता है, सबसे ज़्यादा दुख महसूस करते हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया के बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए आत्मसात्मीकरण, बी समंजन, सी अभ्यांतीकरण और डी अनुबंधन। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समंजन। पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार समंजन प्रक्रिया से के बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? ऑप्शन आपको दिए हैं, ए सोचना, बी लिखना, सी गेंद फेंकना, डी खेलना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोचना जो होता है वो बालकों के लिए मनोगत्यात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु निम्न में से कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? ऑप्शन ए शक्ति सदन योजना, बी जाबाली योजना, सी सेफ सिटी योजना और डी सखी निवास योजना। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं, कुछ देर पूर्व ही इससे संबंधित प्रश्न किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा जाबाली योजना। ये वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु क्रियान्वित योजना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर एक विद्वान है, किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, बी अधिगम के सिद्धांत से, सी व्यक्तित्व के सिद्धांत से और डी विकास के सिद्धांत से। सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है आपको, ए हेगार्टी ने, बी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, सी स्किनर ने और डी थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूझ या जो अंतर्दृष्टि है यह एक सीखने का सिद्धांत होता है। इसके अंतर्गत इसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो गेस्टाल्टवादी जो जर्मनी के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक लोग थे उनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। ऑप्शन ए लैंगिक भेदभाव को कम करता है, बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, सी लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, डी लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेल एक इसके अनुसार होगा लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। यानी यहाँ पे लड़कियों की उपेक्षा की जा रही है और लड़कों को नहीं रोने वाला बताया जा रहा है। तो यह एक प्रकार का लैंगिक रूढ़िवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखेंगे, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन ए जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, बी व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, सी अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, डी परिपक्वता के फलस्वरूप। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जो होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है संवेदात्मक गामक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था को संवेदात्मक गामक अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वन स्टॉप सेंटर योजना का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है हिंसा से प्रभावित बालिकाओं और महिलाओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना, बी है हिंसा से प्रभावित बालिकाओं और महिलाओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना,
ये दो दो बार हो गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंसा से प्रभावित बालिकाओं और महिलाओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना। ये थोड़ा ऑप्शंस इसमें गलत है, लेकिन वन स्टॉप सेंटर योजना का जो मूल उद्देश्य होता है वो हिंसा से प्रभावित बालिकाओं और महिलाओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना होता है, और एक ही सेंटर में एक ही स्टॉप पे हर प्रकार की समस्या का निवारण महिलाओं के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन करता है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान के बारे में समर्थक नहीं है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए फ्रायड, बी मैस्लो, सी रोजर्स और डी आर्थर कॉम्बस। तो दोस्तों इसमें फ्रायड जो है वो मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा मैस्लो, रोजर्स और आर्थर कॉम्बस जो है वो ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए समायोजन योग्यता, बी संवेगात्मक परिपक्वता, सी आत्मविश्वास और डी सहनशीलता असहनशीलता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का जो लक्षण नहीं होता है वह असहनशीलता नहीं होता है, इसकी जगह सहनशीलता होना था, लेकिन असहनशीलता जो है वो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इसके अलावा समायोजन योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्मविश्वास ये तीनों ही मानसिक अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक के द्वारा, बी पावलोव के द्वारा, सी वाइगोत्स्की के द्वारा और डी है स्किनर के द्वारा। तो दोस्तों ये जो इसके फोल्डिंग की संकल्पना है ये दी गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा। इसको फोल्डिंग एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को किसी नए अवधारणा या कौशल को सिखाने में मदद करते हैं। इसमें शिक्षक जो है छात्रों को समस्या हल करने का तरीका दिखाते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करते रहते हैं। तो ये जो संकल्पना है ये दी थी वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए प्रतिकर्षण, बी युयुत्सा, सी शरणागत और डी पलायन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलायन। भय का संवेग जो है प्रायः पलायन से जुड़ा हुआ है, भय लगने पर हम उससे दूर भागते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना आरंभ हो जाते हैं। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, बी पश्च किशोर अवस्था, सी वयस्कावस्था और डी वयः संधिकाल। तो इसमें शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन के बारे में बात करना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वयः संधिकाल। वयः संधिकाल की जो उम्र सीमा होती है वो 11 साल से 16 साल तक होती है। प्रायः देखा जाता है लड़कियों में 9 साल या 11 साल की उम्र में उनमें शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, और लड़कों में यह जो है यह 12 या 13 साल के आसपास में शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये आज का हमारा 50वां अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के साथ आप तैयारी करते रहें, यही हमारी इच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। समय अत्यंत कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ऑब्जर्व करें और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।